हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट जीरो FIR। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ था। तो रिसेंटली तेलंगाना में एक मिनिस्टर ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर पे कुछ ऐसा कमेंट किया है जिसके उनके अगेंस्ट में एक FIR लॉन्च किया गया है, रजिस्टर किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड जीरो FIR। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट जीरो FIR का, क्या लीगल प्रोविजन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो रिसेंटली पुलिस रजिस्टर्ड अ जीरो FIR केस अगेंस्ट फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना फॉर allegedly मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स अगेंस्ट द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। कि अभी उन्होंने जो कुछ कमेंट्स किए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट में, उस कमेंट के अगेंस्ट में यह जीरो FIR रजिस्टर्ड किया गया है पुलिस के द्वारा। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या मेन प्रोविजन है इस जीरो FIR से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जीरो FIR है क्या। तो इट रेफर्स टू अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR दैट इज रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। यह एक ऐसा FIR है जो कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो सकता है विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ये कोई जरूरी नहीं है इस केस में कि जिस एरिया में वह कमेंट्स जो ऑफेंस हुआ है उसी एरिया के किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो। अगर उस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन उस एरिया में नहीं भी है तो भी वह FIR रजिस्टर्ड करेगा, एंड दैट FIR इज कॉल्ड जीरो FIR। हालांकि जब इस FIR को वह रजिस्टर्ड करेगा तो इसका जो नंबरिंग होता है वह जीरो रखा जाएगा। The police in such a case can no longer claim that they have no jurisdiction। और इस केस में यह पुलिस आपसे यह नहीं कह सकता है कि उसका jurisdiction के अंदर में वह क्षेत्र नहीं आता है। वो FIR रजिस्टर्ड कर सकता है एंड लेटर ऑन ट्रांसफर टू द पुलिस स्टेशन दैट हैज एक्चुअल jurisdiction so that the investigation can be begin। अब क्या करेगा, जब वो रजिस्टर्ड करेगा देन आफ्टर वो जो FIR है वह एक्चुअल पुलिस स्टेशन को वह ट्रांसफर करेगा, एंड दैट पुलिस स्टेशन जो एक्चुअल पुलिस स्टेशन होगा वह इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। मतलब यह रजिस्टर्ड कर सकता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करेगा, वह ट्रांसफर करेगा जो एक्चुअल पुलिस स्टेशन होगा जिसका जुरिस्डिक्शन होगा उस एरिया में उसको, और वह पुलिस स्टेशन जो है वह इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इट इज मेंट टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ सीरियस क्राइम्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रेन log a FIR complaint quickly and conveniently without having to go from one police station to another। कि सबसे पहले यह बात है कि ये जो सीरियस क्राइम्स होते हैं स्पेशली अगेंस्ट वुमेन या चाइल्ड, उनको यह हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड कर सके इजिली। इट इज ऑल्सो मीन टू इंश्योर दैट एविडेंसेस and witnesses are not lost or tampered with due to delay in filing the complaint। और ये भी इंश्योर करता है कि जो भी एविडेंसेस है, जो भी उसमें विटनेसेस है, उनके साथ कोई टैंपरिंग ना हो, क्योंकि डिले अगर होने के कारण एक कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड होने में अगर उसे डिले होता है तो एविडेंसेस के साथ विटनेसेस के साथ टैंपरिंग हो सकती है, ताकि इसको भी इंश्योर किया जा सके, इन चीजों को भी इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। It is transferred to the relevant police station where the offence has taken place, whether the investigation has to be conducted। और after that वो जल्द से जल्द जो वो कह सकते हैं जो एक्चुअल पुलिस स्टेशन होता है उसे यह ट्रांसफर किया जाता है ताकि वह इन्वेस्टिगेशन बिगिन कर सके। अब बात हम करते हैं लीगल बेसिस ऑफ जीरो FIR कि क्या इसका लीगल बेसिस है। तो जीरो FIR was introduced after the recommendation of Justice Verma कमिटी विच वाज सेट अप आफ्टर 2012 निर्भया गैंगरेप केस। जो निर्भया कांड हुआ था आफ्टर दैट जो जस्टिस वर्मा कमिटी बैठी थी उन्होंने ही बेसिकली यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR है उसे इंट्रोड्यूस किया था कि FIR को सीरियस क्राइम के केसेस में स्पेशली चाइल्ड और वुमेन के केसेस में कहीं भी रजिस्टर्ड किया जा सके। जहां पे रजिस्टर्ड होगा, मान लीजिए उसका जुरिस्डिक्शन उस पुलिस स्टेशन का नहीं भी है, तो वो रजिस्टर्ड करके वह एक्चुअल पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करे। और ये सबसे पहला बार जो कॉन्सेप्ट आया था, रिकमेंडेशन दिया गया था, वो जस्टिस वर्मा कमिटी के द्वारा दिया गया था आफ्टर द निर्भया कांड। द प्रोविजन ऑफ जीरो FIR इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। फॉर इंस्टांस
ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस 2014, Supreme Court held that registration of an FIR is mandatory when information discloses the commission of a cognizable offense। कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस हो तो FIR रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इन सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट held that a woman has the right to log her complaint from any place other than where the incident occur। ये सारे कोर्ट्स के रिकमेंडेशन हैं और कुछ लीगल प्रोविजन हैं जो जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यह होता क्या है, तो यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस अपन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कि जब पुलिस के पास किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट जाता है तब वो एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है उससे रिलेटेड, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड FIR। बेसिकली इट इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी अदर लॉ। जो FIR है उसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन कहीं भी वो डिफाइंड नहीं किया गया है, नहीं IPC में डिफाइंड है और नहीं CRPC में डिफाइंड है। इन पुलिस रेगुलेशन और रूल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC नोन एज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पुलिस रेगुलेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर CRPC के सेक्शन 154 के तहत कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड FIR। फेलियर टू रजिस्टर एन FIR, कि अगर कोई पुलिस वाला है, कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन है, अगर वो रजिस्टर नहीं करता है FIR इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो क्या पनिशमेंट उसे मिल सकता है। सेक्शन 166A inserted into IPC based on Justice Burma Committee recommendation provides punishment for public servant failing to record information related to a cognizable offense, and the punishment includes imprisonment of up to 2 years and a fine। कि अगर ऐसा कोई करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, कोई भी पब्लिक सर्वेंट रजिस्टर्ड नहीं करता है तो उसे 2 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, कि आखिर ये है क्या बेसिकली। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम बात करते हैं तो बेसिकली इन कॉग्निजेबल ऑफेंस एन ऑफिसर कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड अरेस्ट अ सस्पेक्ट without seeking a court's warrant to do so if he or she has reason to believe that the person has committed the offense and is satisfied that the arrest necessary on certain enumerated basis। कि cognizable offense के केस में जो भी ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है सस्पेक्ट को, जो भी सस्पेक्ट होगा उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट सीकिंग अ कोर्ट वारंट। Within 24 hours of the arrest, the officer must have detention ratified by judicial magistrate। लेकिन 24 आवर्स के बाद जब वो अरेस्ट कर लेगा तो उसे रेटिफाइड करना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू 177th लॉ कमीशन रिपोर्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज दैट रिक्वायर एन इमीडिएट अरेस्ट, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली आर हीनियस और सीरियस इन नेचर सच एज मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी डेथ etc। ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आते हैं। अब बात करते हैं सो इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट एज वेल एज कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट अ वारंट एज वेल एज कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द court। The crimes of forgery, cheating, defamation, public nuisances etc fall in the category of non-cognizable offenses। ये कुछ non-cognizable offenses के एग्जाम्पल है। सो इसलिए यह न्यूज में बना हुआ था कि जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट में, जिसके कारण वहां की पुलिस ने उनके अगेंस्ट में 0 FIR रजिस्टर्ड किया था, जिसके कारण से यह न्यूज में बना हुआ था। आई होप आपको ये अब समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।